नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक की रिक्वेस्ट या हम कहें इसके बारे में जो जानना चाहता है वो एक स्टूडेंट है मेरा। उसने मुझसे पूछा, सर मुझे ये बता दीजिए कि चक्रवात जो आते हैं उनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि चक्रवात का नामकरण किस आधार पर होता है। आप बहुत आसानी से और बहुत तरीके से आप समझ जाएंगे, सुलझे हुए तरीके समझ जाएंगे। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से समझते रहिए। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारी बात होगी वो है चक्रवात का नामकरण। चक्रवात का नामकरण ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर हमारी आज बातचीत होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखनी इसके बारे में। एक चीज़ तो याद रखिए, एक आपका एक मियामी नेशनल सेंटर है, मियामी नेशनल सेंटर, और एक और आपका सेंटर है जिसको हम लोग जो है वो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम से जानते हैं। प्रॉपर तरीके समझिए, मियामी नेशनल सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो हैं 1953 से, ये दोनों 1953 से चक्रवातों का नामकरण करते हैं, यहाँ पर आप समझिए कि दो सेंटर हैं, एक आपका मियामी नेशनल सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर जो है वो चक्रवातों का नामकरण कब से कर रहे हैं, 1953 से नामकरण कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए, एक तो पॉइंट इनके बारे में ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि ये उत्तरी हिंद महासागर में, ये उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का नामकरण नहीं करते। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ क्यों नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर नामकरण नहीं होता है तो यहाँ पर कैसी परिस्थिति है चक्रवातों के नाम को लेकर, उस पर हम लोग बात करते हैं। आपने ये जाना कि 1953 से ये दोनों जो है वो चक्रवातों का नामकरण कर रहे थे। अटलांटिक क्षेत्र में या उसके आसपास आने वाले क्षेत्रों में जो भी चक्रवात आते थे उनका नामकरण किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट समझिए, ये उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का नामकरण नहीं करते थे। इसके पीछे वजह थी कि उत्तरी हिंद महासागर के आसपास जो कंट्री स्थित हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, या श्रीलंका आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा। ये ऐसे कंट्री हैं जिनका जो है सांस्कृतिक इतिहास जो है बहुत ही बेहतरीन रहा है, या हम कहें ये बहुत ही कल्चरल कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले चक्रवातों के नामकरण में अगर ऐसा कोई नाम रख दिया जाता है जो किसी देश की जो है वो भावनाओं को ठोस पहुँचाता है, तो उसको लेकर काफ़ी बवाल उठ सकता है। तो इसीलिए जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो चक्रवातों के नामकरण का काम ये नहीं करते थे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये दोनों जो हैं, एक दिमाग में आपके प्रश्न आता होगा कि चक्रवात नर है या मादा, यानी उसका लिंग क्या है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैं बता दूं, चक्रवात ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो दोनों में आता है। उसका पुल्लिंग भी नाम हो सकता है, उसका स्त्रीलिंग भी हो सकता है। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 1953 में कहा गया इनके द्वारा कि चक्रवातों का नाम जो है वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर होगा। कहीं ना कहीं सही भी था, तूफान ज़िंदगी में महिलाएं लाती ही हैं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर होगा। ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनके आधार पर जितने भी महिलाओं के नाम बन सकते हैं, उन सब का नाम जो है चक्रवात के नाम पर रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा इसने कहा। फिर इसके इस जो है फैसले का महिला संगठन जो थे तमाम सारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, और इसी को देखते हुए बाद में इनको अपना निर्णय बदलना पड़ा। और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हर साल जो है वो अगर ऑड वर्ष में कोई चक्रवात आता है
यानी ऑड ईयर में अगर कोई चक्रवात आता है तो वो किसी महिला के नाम पर होगा, और इवन ईयर में अगर कोई चक्रवात आता है तो वो किसी पुरुष के नाम पर होगा। ठीक है, तो ये नामकरण की बात हो गई। अब ये सारा सिस्टम चल रहा था, फिर हुआ क्या, यहाँ पर अच्छा इनके बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, अवगत करवा देता हूँ। ये जो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं WMO। WMO याद रखिए, ये UN की एजेंसी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। UNO की यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है, और ये इसका जो हेड क्वार्टर है यानी जहाँ पर ये स्थित है वो आपकी जिनेवा है। अगर हम WMO की बात करें, मियामी नेशनल सेंटर की बात करें तो ये आपका USA में, मियामी एक शहर पड़ता है, एक जगह पड़ती है, वहाँ पर बना हुआ है, तो आपका US में है। इनके द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं, कहानी आगे कहाँ पहुँची है। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि 2004 में WMO को निरस्त कर दिया गया, या हम क्या कहें, इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया WMO को। जब WMO आपका समाप्त हो गया तो फिर UN ने कहा कि जो भी आपके स्थानीय देश हैं वो अपने यहाँ पर आने वाले चक्रवातों का नामकरण खुद करें। अब चक्रवातों का नामकरण जो है वो मियामी नेशनल सेंटर और WMO नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें जब हो गई तो फिर इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं सबको सजेस्ट किया, क्लियर चल रहा है, सबको सजेस्ट किया कि एक बैठक करते हैं और उस बैठक में जो है चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 2004 में एक बैठक हुई। 2004 में एक बैठक हुई। ठीक है, किसके प्रयासों पर, यानी इसमें प्रयास अगर हम देखें तो प्रयास था आपका किसका, इंडिया के प्रयासों पर 2004 में एक बैठक हुई, और इस बैठक में जो पार्टिसिपेंट थे उनके नाम देख लीजिएगा। एक था आपका बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा मालदीव, फोर्थ म्यांमार था, फिफ्थ की अगर बात करें तो पाकिस्तान था, सिक्स की बात करें तो आपका श्रीलंका था, सेवेंथ की बात करें तो थाईलैंड था, और एर्थ की अगर बात करें तो एर्थ में आपका हो जाएगा ओमान। तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और आपका ओमान, इन कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक बैठक की, और इस बैठक में एक नतीजा निकाला गया कि ये सारे कंट्री जो है वो अल्फ़ाबेटिकल, यानी अगर हम देखें तो इन देशों में सबसे पहले B बांग्लादेश आएगा, फिर उसके बाद I इंडिया आएगा, मालदीव, म्यांमार आएगा, M के बाद अगर हम देखें तो O आ जाएगा ओमान, फिर श्रीलंका, फिर आपका थाईलैंड। अल्फ़ाबेटिकल, ये क्या, सबसे पहले तो ये सारे देश क्या करेंगे, 8-8 नाम जो हैं वो सजेस्ट करेंगे। इन सब ने जो है वो 8-8 नाम सजेस्ट किए, और टोटल हमारे पास 64 नाम जो है मिले। ये 64 नाम थे, 8-8 नाम सजेस्ट किए गए थे, और अल्फ़ाबेटिकल जो है इन देशों के नाम, जो इन देशों ने जो 8-8 नाम सजेस्ट किए थे, इन्हीं में से अल्फ़ाबेटिकल इनका जो क्रम आता गया उसी आधार पर जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में काफ़ी सारे नाम जो है इनके यूज़ किए जा चुके हैं, और कई सारी और भी लिस्टें जो हैं नाम की जारी की जा चुकी हैं। हर साल नए नाम जो है इन देशों द्वारा सजेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तूफान एक आया, एक निसर्ग तूफान आया, उससे पहले अम्फन तूफान आया था, उससे पहले आपने फानी तूफान देखा था, उससे पहले और ओखी एक तूफान आया था। ये तमाम सारे तूफान आ चुके हैं। ठीक है, इनके नाम कौन सजेस्ट किया होगा, इन्हीं 8 कंट्री में से कोई एक। ठीक, जैसे रिसेंटली अभी एक आया है आपका निसर्ग आया है, उससे पहले अम्फन आया था। अम्फन का नाम किसने सजेस्ट किया था, थाईलैंड ने आपका सजेस्ट किया था। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि नाम कैसे जो है सजेस्ट किया जाता है। यानी अगर हमारे यहाँ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ का मतलब आप समझ लीजिए
कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यानी ये एक पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। और ये वाला पोर्शन जो है ये अरब सागर। तो अरब सागर या इसके आसपास, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी तूफान उठते हैं, इनका नामकरण इन 8 कंट्रियों द्वारा सुझाए गए नामों में से ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस उस पर हम बात नहीं करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, इन्हीं के द्वारा सुझाए गए नामों में से सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि तूफानों का नामकरण करना आवश्यक क्यों होता है, यानी कब तूफानों का नामकरण करना आवश्यक हो जाता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान रखिए, अगर कोई तूफान, यानी कोई अगर आपका साइक्लोन है, कोई तूफान अगर 74 समुद्री मील प्रति आवर की स्पीड से अगर वो चल रहा है, यानी कोई तूफान 74 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो उसका नामकरण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और याद रखिए ये जो समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील बराबर अगर बात की जाए, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर, यानी एक समुद्री मील बराबर अगर हम देखें तो लगभग हमारा 2 किलोमीटर के आसपास का होता है। तो 74 समुद्री मील की बात करें अगर हम, तो आप समझ लीजिएगा ये लगभग आपका 140-130 के आसपास का, 120 के आसपास का जो है वो 74, माफ़ कीजिएगा 74 नहीं, ये 34 है, 34 समुद्री मील। ठीक है, 34 समुद्री मील जो है उसके उस स्पीड से अगर कोई तूफान चल रहा है तो उसका नामकरण जो है वो आवश्यक हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलिए आगे अगर हम बात करें, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, 74 वाली जब बात उठी है, 74 मील प्रति हावर, यानी अगर कोई तूफान 74 मील प्रति हावर चल रहा है तो उसको हम चक्रवात कह सकते हैं। ठीक है, उसको चक्रवात की श्रेणी में डाल दिया जाता है, कम से कम 74 मील प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा हो। नामकरण कैसे होता है आपको समझ में आया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी आसान रहेंगी। जैसे कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि चक्रवात क्या है, प्रतिचक्रवात क्या है, या फिर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तमाम सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी तूफान उठते हैं वो मोस्टली उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं, यानी वो गर्म होते हैं, गर्मी में उत्पन्न होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं वो आप समझ लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनको उत्पन्न होने के लिए, उनको पैदा होने के लिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है कि एक बड़ा सा सागर, ठीक है, कोई बड़ा सागर मान लीजिए हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर मान लीजिए, एक बड़ा सा सागर। और दूसरी कंडीशन है कि उस सागर में जहाँ पर वो तूफान बन रहा हो वहाँ पर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि 27 डिग्री टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर पानी जो है वो वाष्प के रूप में जो है ऊपर उठने लगता है, यानी पानी वाष्पित होकर जो है वायु में मिल जाता है, किस रूप में? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के रूप में। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो कि वहाँ पर जो जल है सागर का, उष्ण जल है, उसकी गहराई 200 मीटर के आसपास होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी जो है उस क्षेत्र की यानी आर्द्रता बहुत उच्च होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर जो हवाएं बह रही हों कैसी, वो आपकी ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो है वो हवाएं वहाँ पर बह रही हों। ये कुछ चीज़ें हैं जो गर्म चक्रवात होते हैं, जो बारिश वगैरह बहुत करते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं, उनके उत्पन्न होने की कुछ शर्तें। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला वीडियो जो है वो चक्रवात पर ही होगा और उसमें प्रति चक्रवात, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की श्रेणियाँ क्या हैं, कैसे बनता है, पूरा डिटेल के साथ, ये छोटी सी उसकी कुछ बातें आपको बताई हैं, पूरा जो मैटर मिलेगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो अभी जो निसर्ग तूफान आया है, निसर्ग तूफान, इसका नामकरण किसने किया है? ठीक है, उत्पन्न कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर ये टकराया है, यानी निसर्ग तूफान जो है उत्पन्न कहाँ पर हुआ था, टकराया कहाँ पर, अगर हम भारत की बात करें तो, और इसका नामकरण। इससे पहले अम्फन तूफान आया था, उसका नामकरण कहाँ पर टकराया था, यानी एक तट होता है जहाँ पर सबसे पहले टकराता है, और कहाँ पर उत्पन्न हुआ था, यह आपको बताना है। उससे पहले एक और तूफान आया था, यानी अम्फन हो गया, निसर्ग हो गया, उससे पहले एक फानी आया था, उसके बारे में भी सेम चीज़ें बतानी हैं। और ओखी एक तूफान आया था, उसके बारे में भी आपको सेम चीज़ें कमेंट में बतानी, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी जो है वो 1000 सब्सक्राइबर करवाएं प्लीज़। उसके बाद 10,000 करवाएं, 50,000 करवाएं, 50 लाख करवाएं प्लीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।